नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, राजस्थान कला संस्कृति में एक टॉपिक आता है हस्तकला। तो हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हस्तकला क्या होती है और विभिन्न प्रकार की जो कलाएं होती है वो राजस्थान में कौन कौन सी है, कौन सा स्थान इसके लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले साथियों, हस्तकला क्या होती है? तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि जो हाथ से विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुएं तैयार करना हस्तकला कहलाती है। यानी कि ऐसी वस्तु जिसका निर्माण हम हाथ से करते हैं और वो दिखने में भी सुंदर और कलात्मक हो, उसे हम है वो हस्तकला कहते हैं। और हस्तकला उद्योग केंद्र बोरानाडा जोधपुर में है। हस्तकला उद्योग का प्रमुख केंद्र बोरानाडा जोधपुर में है। यहाँ पर है वो हस्त निर्मित वस्तुओं को है वो निर्यात किया जाता है, यानी कि विदेशों में यहाँ से निर्मित वस्तुएं हैं वो भेजी जाती है। और हस्तकलाओं का तीर्थ है वो जयपुर को कहते हैं। और जो राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम है, इसका हम कहते हैं राजसिको, RAJSICO, राजसिको नामक एक ये संस्था है। इसके द्वारा है वो राजस्थली नाम से विपणित किया जाता है। यानी कि जो वस्तुएं हम यहाँ से निर्यात करते हैं राजस्थान से बाहर, जो भी पड़ोसी राज्य है या फिर बाहर विदेश में जाती है, तो राजस्थली नाम से एक टैग लगता है, उसके नाम से जानी जाती है कि ये वस्तु है वो राजस्थान में निर्मित हुई है। और राजस्थान में हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाला संस्थान है वो राजसिको है, और जिसकी स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। साथियों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 को और जयपुर में हुई थी। यही संस्थान है जो कि उद्योगों से संबंधित, जो हस्तकला से संबंधित जो भी उद्योग है उनको संरक्षण प्रदान करता है, उनकी समय समय पर है वो नीतियाँ निर्धारित करता है, उनको है वो आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। और ये जो राजसिको है, राजसिको का पूरा नाम है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। और साथियों, जो राजस्थान को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा है वो आभूषणों से प्राप्त होती है। यानी कि जो भी हस्त निर्मित वस्तुएं हैं वो निर्यात की जाती है, उनमें सबसे अधिक जो धन प्राप्त होता है वो आभूषणों से होता है। और जो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति है ये 24 जून 1978 को जारी की गई। और भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की बात करें तो ये 1948 में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है उनके द्वारा जारी की गई थी। साथियों, औद्योगिक नीति क्या होती है? औद्योगिक नीति का मतलब होता है कि उद्योगों के लिए नियम, यानी कि उद्योगों के लिए किस प्रकार से व्यवस्था होगी, उनके लिए जो ऋण है वो किस प्रकार से उपलब्ध होंगे, इनके लिए कौन से दिशा निर्देश होंगे जिनके आधार पर है वो उद्योगों का संचालन होगा। तो ये नीति है, उस नीति को ही हम औद्योगिक नीति कहते हैं। और साथियों, राजस्थान में वर्तमान में आज तक की अगर हम करंट के रिलेटेड बात करें तो टोटल है वो 7 औद्योगिक नीतियाँ जारी हो चुकी। सबसे पहली औद्योगिक नीति है, ये जारी हुई थी प्रथम औद्योगिक नीति के नाम से हम इसे जानते हैं 1978 में। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह जी शेखावत। और जो दूसरी औद्योगिक नीति है, ये दूसरी औद्योगिक नीति जारी हुई थी अप्रैल 1991 में। उसी समय भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। तीसरी औद्योगिक नीति जारी हुई थी 15 जून 1994 को, और उसी समय भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। और चौथी औद्योगिक नीति 1998 में जारी हुई थी। 1998 में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। यानी कि दोस्तों, जो प्रथम 4 औद्योगिक नीतियाँ हैं ये भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में जारी हुई थी। और 5वीं औद्योगिक नीति जारी हुई थी 2010 में, मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। 6ठी औद्योगिक नीति 2015 में जारी हुई वसुंधरा राजे के कार्यकाल में। और वर्तमान में जो 7वीं औद्योगिक नीति है 2019 में जारी हुई थी अशोक गहलोत के कार्यकाल में। तो साथियों, ये थी राजस्थान की जो औद्योगिक नीतियां हैं, 7 औद्योगिक नीतियां। अगला पॉइंट आता है शिल्पग्राम के बारे में। तो साथियों, शिल्पग्राम है वो राजस्थान में कौन कौन से है और कहाँ पर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में
वर्तमान की बात करें तो राजस्थान में टोटल है वो 3 शिल्पग्राम है। इनको है वो हस्तकला के लिए प्रसिद्ध माना गया है। पहला शिल्पग्राम आता है हवाला शिल्पग्राम, ये उदयपुर में स्थित है। दूसरा आता है पाल शिल्पग्राम, ये जोधपुर में है। तीसरा शिल्पग्राम आता है जवाहर कला केंद्र, जयपुर में है। इसका नाम तो आपने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो भी हस्तकला से संबंधित यहीं पर आयोजित किए जाते हैं। और हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान, ये सांगानेर जयपुर में है। यहाँ पर है वो सबसे बड़ी मंडी स्थित है, कागज की सबसे बड़ी मंडी ये सांगानेर जयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं साथियों। पहले नंबर पर आती है इस कला में पोट्री कला। पोट्री कला क्या होती है, इसका विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो साथियों, मिट्टी की बनी कला पोट्री कला कहलाती। यानी कि मिट्टी के जो विभिन्न प्रकार के बर्तन होते हैं, चिकनी मिट्टी के, उन बर्तनों पर जो कलाकारी की जाती है उसे हम पोट्री कला कहते हैं। और इस कला की शुरुआत ईरान में हुई थी। ईरान जो एक देश है, वहाँ से इस कला की शुरुआत हुई थी। और लाहौर से आमेर के राजा मान सिंह इस कला को भारत में लाए थे। लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में है। वहाँ से उस समय आमेर के राजा मान सिंह इस कला को है वो भारत में लाए और यहाँ पर है वो इसे विकसित किया। और इस पोट्री कला में सबसे पहली पोट्री आती है ब्लू पोट्री, जिसे हम नीली पोट्री कहते हैं। और ये जयपुर की प्रसिद्ध है, क्योंकि इस पोट्री में है वो नीले रंग की प्रमुखता होती है, इसी कारण से वो ब्लू पोट्री कहते हैं। चिकनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी को ब्लू पोट्री कहते हैं, यानी कि इसमें नीले रंग की प्रमुखता होती है। इस पोट्री से संबंधित जो भी आप बर्तन देखेंगे उस बर्तन पर आपको नीले रंग है वो जरूर दिखेगा। और इस ब्लू पोट्री का जो प्रमुख केंद्र है वो जयपुर है, क्योंकि ये पोट्री है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, यहीं पर है वो निर्मित की जाती है। और ब्लू पोट्री का जादूगर है वो कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है, जो कि सीकर के निवासी थे। और इस ब्लू पोट्री के कारण ही कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री अवार्ड मिला था 1989 में 79 में सॉरी। और इनके जो गुरु थे वो भूर सिंह थे, जिन्हें गाँवों का चचेरा भी कहा जाता है। और इस ब्लू पोट्री में कौन कौन से है वो वस्तुएं प्रयोग मिली जाती है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हरे रंग का कांच। यानी कि हरे रंग के कांच को हम है वो कहीरा कहते हैं। कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जो ब्लू पोट्री में जो कांच उपयोग में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है गोंद। इस गोंद को हम है वो साजी कहते हैं, इस प्रकार से। और ये क्वार्ट्ज होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, मुल्तानी मिट्टी, जिसे हम मारवाड़ में हमें इसे वो मेट के नाम से जाने जाते हैं। और इस ब्लू पोट्री का उपनाम रईस पोट्री है, क्योंकि इस पोट्री से निर्मित जो बर्तन होते हैं वो बर्तन बहुत महंगे होते हैं, जिसके कारण है वो आम इंसान इसे है वो खरीद नहीं पाता है। और इस पोट्री से संबंधित जो भी कलाकार है उसमें महिला कलाकारों में नाथीबाई और पार्वती राय का ये 2 नाम फेमस है, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और पुरुष कलाकार में खेमाराम और सत्यनारायण सोलंकी ये कलाकार है इस पोट्री से संबंधित। और ब्लू पोट्रीज में है वो इस प्रकार के बर्तन होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें है वो आप ये देखिए नीले रंग की प्रमुखता है। आपको बर्तनों को देखने से ये आभास हो जाता है कि ये बर्तन है वो ब्लू पोट्री में निर्मित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। और इस ब्लू पोट्री का जो प्रारंभिक नाम था मृणमय कला था, यानी कि पहले इसे मृणमय कला के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में इसका नाम है वो ब्लू पोट्री पड़ा था। दूसरे नंबर पर जो पोट्री आती है वो है कागजी पोट्री। कागजी पोट्री को हम डबल वर्क पोट्री भी कहते हैं। और ये जो कागजी पोट्री है ये विशेष रूप से अलवर की प्रसिद्ध है, लेकिन अलवर के साथ साथ ही जयपुर की भी प्रसिद्ध है। लेकिन अगर आपसे पहली पोजीशन पर अगर ये पूछ ले कि कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको अलवर करना है। कागज से निर्मित बर्तनों पर चित्रकारी करना, यानी कि जो बर्तन होते हैं वो जो कागज़ के गत्ते वगैरह आते हैं उनको गला करके बनाए जाते हैं। और इस पोट्री से बने हुए बर्तनों में तरल पदार्थ का प्रयोग नहीं करते हैं और इनसे सजावट करते हैं, इसी कारण से सजावटी पोट्री भी कहते हैं। साथियों, इस पोट्री के जो भी बर्तन होते हैं उन बर्तनों में जो भी तरल पदार्थ होते हैं, जैसे कि
पानी, घी वगैरह ये तरल पदार्थ इसमें नहीं डालते, क्योंकि अगर इसमें तरल पदार्थों का प्रयोग किया जाता है तो ये बर्तन है वो ख़राब हो जाते हैं। इसी कारण है वो इसे सजावटी पोट्री भी कहते हैं। और कागजी पोट्री में है वो इस प्रकार के बर्तन होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर की पोट्री आती है सुनहरी पोट्री। सुनहरी पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है, इसको हम गोल्डन पोट्री भी कह सकते हैं। अगली पोट्री आती है ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है और इस ब्लैक पोट्री को सस्ती पोट्री भी कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित जो भी बर्तन होते हैं वो आम इंसान भी खरीद सकता है। और इस कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। और इस पोट्री से निर्मित बर्तन इस प्रकार के होते हैं, आप इसमें देख सकते हैं काले रंग की प्रमुखता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है टेराकोटा। टेराकोटा है वो मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। टेराकोटा क्या होता है कि मिट्टी से जो मूर्तियाँ बनाई जाती है या फिर अन्य जो आकर्षक उपकरण बनाए जाते हैं उन्हें हम टेराकोटा कहते हैं। और जो टेराकोटा है मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है, वहाँ पर है वो आदिवासी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं वो विशेष रूप से बनाई जाती है। और मोहनलाल कुम्हार को इस कला के लिए राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है। मोहनलाल कुम्हार को टेराकोटा से संबंधित है वो विशेष दक्षता के कारण राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और इस टेराकोटा को है वो इस कला को मोलेला आर्ट या मृदा शिल्प भी कहा जाता है, ये इसका अन्य नाम है। और गोगा जी व मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालोर की प्रसिद्ध है, ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है। मौन व मिट्टी के खिलौने बू नरावता नागौर के प्रसिद्ध है। जो मिट्टी से निर्मित खिलौने हैं वो नरावता गांव आता है नागौर के अंतर्गत, वहाँ के प्रसिद्ध है। कुंजिया कुजिया है ये लवाण दौसा का प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे आता है मीनाकारी। मीनाकारी क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो साथियों मीनाकारी है वो ईरान से लाहौर तथा लाहौर से मिर्जा राजा मान सिंह आमेर लाए थे। साथियों विभिन्न प्रकार की जो हस्तकलाएं हैं उनमें है वो विकास करने में या फिर उनको प्रारंभ करने में मान सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। ये कला भी ईरान से लाहौर आई थी और लाहौर से मिर्जा राजा मान सिंह से आमेर लाए थे, और आमेर है वो जयपुर में स्थित है। और मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी सीतापुरा जयपुर में स्थित है। इसे हम है वो कह सकते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जयपुर, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जयपुर। ये कई बार ऐसा है वो परीक्षा में पूछा जा चुका है, आपको ये याद रखना है। और मीनाकारी की जो सर्वोत्कृष्ट कृतियाँ हैं, यानी कि जो कलाकृति है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जयपुर में तैयार होती है, यानी कि इसका मुख्य केंद्र है वो जयपुर ही है। कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी बीकानेर की प्रसिद्ध है। और हस्तकला का हृदय या आत्मा मीनाकारी को कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। यानी कि हस्तकला का हृदय मीनाकारी को कहा जाता है। और मीनाकारी का जो सर्वाधिक विकास है ये राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। और साथियों मीनाकारी से निर्मित जो बर्तन होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, यानी कि बर्तनों में खोद करके अंदर है वो जी मनके की तरह है वो अलग अलग डिजाइन से है वो तैयार किया जाता है। अगली कला आती है थेवा कला। थेवा कला साथियों प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और इस कला को है वो वंशगत कला भी कहते हैं, यानी कि हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी थेवा कला कहलाती है। इस जो कला में है वो हरे रंग का जो कांच है वो प्रमुख होता है और उस कांच पर है वो सोने की नक्काशी की जाती है, इसे ही थेवा कला कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि थेवा कला में प्रयुक्त होने वाला जो कांच है वो किस रंग का होता है, तो वो हरे रंग का होता है। और जो कांच हरे रंग का नहीं होता है उस पर कलाकृति की जाती है, उसे हम आला थेवा कहते हैं। और ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। सावंत सिंह के समय इस कला का प्रारंभ हुआ था। जो सावंत सिंह शासक थे उसी के समय है वो थेवा कला प्रारंभ हुई थी। और गिरीश कुमार वर्तमान में इस कला के कारीगर है।
गिरीश कुमार इनका नाम है। और ये इस प्रकार से कलाकारी होती है थेवा कला में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी जो पीछे लगा रखा है ये है हरे रंग का कांच, और ये जो ऊपर है ये सोने से इसे बनाया गया है। इस कला को नाथूजी सोनी ने प्रसिद्ध किया था, यानी कि इस कला के जनक माने जाते हैं नाथूजी सोनी, जिसे इस कला के लिए है वो कई राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुके हैं। इन्होंने इस कला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। नाथूजी सोनी के परिवार को सामंत सिंह ने राज सोनी की उपाधि से सम्मानित किया था, यानी कि जो सामंत सिंह थे इन्होंने नाथूजी सोनी परिवार को राज सोनी की उपाधि प्रदान की थी। इस उपाधि का आपको नाम याद रखना है, राज सोनी। ये कला वंशानुगत कला कहलाती है, क्योंकि वर्तमान में भी जो कलाकार है वो नाथूजी सोनी परिवार के वंश से ही संबंधित है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी कला चली आ रही है, इसी कारण से वंशानुगत कला भी कहते हैं। और नवंबर 2002 में इस कला पर है वो डाक टिकट जारी किया गया था। 2015 में थेवा कला के लिए महेश सोनी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ये साथियों इस कला से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। और ये PDF आपको है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, विथ इमेज है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगली कला आती है तारकसी। तारकसी किसे कहते हैं, यानी कि जो चांदी का काम होता है तारकसी कहलाता है। यानी कि जो भी वस्तुएं होती है उन वस्तुओं पर चांदी की पतली तारों से जो कलाकृति की जाती है उसे हम तारकसी कहते हैं। इस कला में चांदी के आभूषण में रंग भरा जाता है। यह कला लाहौर से मान सिंह प्रथम आमेर लाए थे। तारकसी नाथ द्वारा राजसमंद, रेतवाली कोटा और रैनवाल जयपुर की प्रसिद्ध है। विशेष रूप से आपसे पूछे कि तारकसी कहाँ की प्रसिद्ध, तो आपको नाथ द्वारा राजसमंद याद रखना है, और कोटा जयपुर की भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार से तारकसी की जाती है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये पतली पतली तारें लगी हुई है और इनसे है वो डिजाइन तैयार की गई है। अगली कला आती है मुरादाबादी। मुरादाबादी कला है वो अलवर, विशेष रूप से अलवर की प्रसिद्ध है। यानी कि जो पीतल होता है, पीतल के जो वस्तुएं होती है उन पर जो कलाकारी की जाती है, इसे हम कच्ची मीनाकारी भी कहते हैं, या फिर इसे मुरादाबादी भी कहते हैं। अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है। अगर विशेष रूप से आपको अलवर का नाम याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में कई बार अलवर ही पूछा जाता है। यानी कि मुरादाबादी अलवर की प्रसिद्ध है। मुरादाबादी किसे कहते हैं, तो जो पीतल के बर्तन आते हैं उन पर जो कलाकारी की जाती है उससे हमें वो मुरादाबादी कला कहते हैं, और इसे हम कच्ची मीनाकारी भी कहते हैं। इस प्रकार से ये मुरादाबादी कला होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पीतल का बर्तन है और इस पर है विभिन्न प्रकार के ये डिजाइनें तैयार की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगली कला आती है कुंदन कला। स्वर्ण आभूषणों पर कीमती पत्थर जोड़ने की कला कुंदन कला कहलाती है। सोने के जो भी आभूषण होते हैं उन पर विभिन्न प्रकार के जो कीमती पत्थर होते हैं, नगीने हैं, वो लगाए जाते हैं, उसे हम कुंदन कला कहते हैं, और ये जयपुर की प्रसिद्ध है। इस प्रकार की कला होती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसे वो डिजाइन किया जाता है। अगली आती है जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है बादला। ये बहुत ही फेमस है। जिंक निर्मित पानी की बोतल जिसके चारों ओर कलात्मक कपड़े का आवरण चढ़ाया जाता है, और इससे वो पानी लंबे समय तक ठंडा रहता है। और ये जो बादला है ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। साथियों, जो कांच की बोतल होती है उस कांच की बोतल पर, जैसे कि ये बोतल है, तो उस बोतल पर है वो ये जो ऊपर का सिरा है, ऊपर का जो सिरा होता है उसे छोड़ देते हैं, बाकी जगह पर है वो ऊपर कपड़े से डिजाइन तैयार की जाती है। ये इस प्रकार की बोतल होती है बादला, इसे हम बादला कहते हैं। ये जोधपुर की प्रसिद्ध है, और इसमें है वो लंबे समय तक जो पानी होता है वो ठंडा रहता है। अगली कला आती है उस्ता कला, यानी कि जो ऊंट की खाल पर सोने व चांदी से कलात्मक चित्रांकन व नक्काशी का कार्य किया जाता है। उस्ता कला है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है, और बीकानेर में भी जो उस्ता परिवार है, बीकानेर का उस्ता परिवार इस कला के लिए प्रसिद्ध है।
प्रसिद्ध कलाकार इसामुद्दीन उस्ताद है। और इस उस्ता कला को है वो मुन्नवती कला भी कहते हैं। और उस्ता कला से संबंधित जो भी कलाकार है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर है, बीकानेर में स्थित है। और इस सेंटर की स्थापना है वो 1975 में हुई थी। और साथियों, ये जो कला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की कलाकारी की जाती है, यानी कि ऊँट की जो खाल है उसमें विभिन्न प्रकार की डिजाइन तैयार की जाती है। आगे आती है तबक। चांदी के तारों से आभूषण बनाने की कला तबक कहलाती है। इस कला का प्रसिद्ध केंद्र जयपुर है। आगे आती है कोफतगिरी। कोफतगिरी किसे कहते हैं? यानी कि फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों से चढ़ाई की जाती है, उस कार्य को कोफतगिरी कहलाता है। और इसका प्रमुख केंद्र है वो जयपुर और अलवर है। आप यहाँ पे देखते हैं ये जो तलवार है, ये तलवार के जो पीछे का सिरा है, इस सिरे पर है वो विभिन्न प्रकार की जो पतली पतली तारें हैं, इनसे है वो इसको तैयार किया गया है। इसे ही हम है वो कोफतगिरी कहते हैं। विशेष रूप से ये जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन अलवर भी महत्वपूर्ण है। अगली कलाकृति आती है तह निशा। इस कला में डिजाइन को गहरा खोदकर उसे पतला तार भर दिया जाता है। यानी कि जो भी डिजाइन होती है उसमें है वो खुदाई की जाती है। खुदाई करने के बाद में उसमें है वो पतले पतले तार लगाए जाते हैं, उसे हम तह निशा कहते हैं। और जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, जो तह निशा कला से संबंधित होता है, उसे हमें वो सीलगर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और तह निशा कला में इस प्रकार से है वो कार्य किया जाता है। ये तह निशा कला से संबंधित एक वस्तु है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे आता है रत्नाभूषण, यानी कि जो मूल्यवान पत्थरों से युक्त सोने चांदी के आभूषण बनाना। बहुत बहुत महंगे पत्थर आते हैं, उन पत्थरों से है वो सोने चांदी के जो आभूषण है वो बनाए जाते हैं, उसे हम रत्न आभूषण कहते हैं। जयपुर के रत्नों की अंतर्राष्ट्रीय मंडी के रूप में जाना जाता है। यानी कि बात करें अगर हम, तो जयपुर है रत्नों की सबसे बड़ी मंडी है। और आगे कला आती है मथेरना कला। मथेरना कला साथियों बीकानेर की प्रसिद्ध है। और ये कला है वो विशेष रूप से जैन धर्म से संबंधित है। किसी भी धार्मिक पौराणिक स्थल पर धार्मिक पौराणिक ग्रंथों का भित्ति चित्रण मथेरना कला कहलाती है। यानी कि जैन धर्म से संबंधित जो भी पुरानी कथाएं हैं, या फिर उनकी जो धार्मिक रीति रिवाज है, या फिर कोई अलग जो भी है सामग्री, उन सामग्री का है वो दीवारों पर भित्ति चित्रण करवाया जाता है, उसे हम मथेरना कला कहते हैं। और ये कला जैन धर्म से प्रसिद्ध है। विशेष रूप से आपको याद रखना है, मथेरना कला का संबंध है वो जैन धर्म से है। और इस कला के जो भी कलाकार होते हैं, जो भित्ति चित्रण करते हैं, उसे है वो उस्ताद कहते हैं। और इस कला के प्रमुख कलाकार है, उनमें रामलाल, मुन्नालाल और हसन, ये है वो प्रमुख है। और ये है मथेरना कला, जो विभिन्न प्रकार की डिजाइन तैयार की गई, आप देख सकते हैं। अगली आती है बंधेज कला, यानी कि कपड़े को बांधकर रंगना। जैसे कि ये कपड़ा है, इस कपड़े में जहाँ पर भी हम है वो रंगाई नहीं करना चाहते हैं, उस भाग को है वो किसी प्रकार से दबा दिया जाता है और अन्य शेष भाग की रंगाई की जाती है। इसे है वो बंधेज कला कहते हैं। और बंधेज कला का पहला प्रमाण हर्षचरित, जो कि बाण भट्ट ने लिखी थी, उस ग्रंथ से हमें मिलता है। बंधेज का कार्य करने वाला व्यक्ति है वो बंधारा, या फिर उसे चढ़ावा या रंगरेज कहते हैं, जो कि बंधेज का कार्य करता है। और बंधेज का कार्य करने के लिए जो भी उपकरण काम में ले जाता है उसे टीपणा कहते हैं। और ये कला शेखावटी, जयपुर, सुजानगढ़, चूरू की प्रसिद्ध है। विशेष रूप से ये कला शेखावटी की प्रसिद्ध है। और बंधेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में है। यानी कि बंधेज का जो अधिकतर कार्य है वो जोधपुर में संपन्न होता है। शिकार अलंकरण युक्त बंधेज बूंदी कोटा के प्रसिद्ध है। यानी कि जो भी वस्त्र होते हैं उन पर शिकार करते हुए जो चित्र अंकित किए जाते हैं वो बूंदी और कोटा के प्रसिद्ध है। बारीक बंधेज सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। बारीक का मतलब होता है कि जो कपड़ा होता है उस कपड़े में है वो इस प्रकार से पास पास में जो डिजाइन होती है उसे हमें वो बारीक बंधेज कहते हैं। ये सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है।
और साथ ही बंदेज है वो इस प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं ये जो बीच का जो सफ़ेद पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट को है वो रंगाई करते समय दबाया जाता है ताकि यहाँ पर है वो रंग नहीं लगता है और ये दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है। और साथियों ये जो लहरिया है, लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है और इसे समुद्री रंग का लहरिया भी कहते हैं। पंचरंगी लहरिया ये जयपुर का प्रसिद्ध है और मांगलिक लहरिया कहते हैं, क्योंकि अधिकतर जो मांगलिक कार्य होते हैं उस समय इस लहरिए को है वो ओढ़ा जाता है, इसलिए इसे मांगलिक लहरिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये जो सतरंगी लहरिया है ये सुजानगढ़ चूरू का प्रसिद्ध है और लहरिये में है वो जो धारियाँ होती है वो इस प्रकार से होती है, यानी कि एक ही तरफ होती है, इसे कहते हैं लहरिया। ये देख सकते हैं आप विभिन्न प्रकार का है वो होता है। अगली आती है जो महत्वपूर्ण बात है वो मोटड़ा। मोटड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है और लहरिया की लहरदार धारियाँ जब एक दूसरे को काटती है तो मोटड़ा कहलाता है। लहरिया में इस प्रकार की जो लाइनें थी, इन लाइनों को इस प्रकार की जो लाइनें हैं वो आपस में काटती है तो उसे हम कहते हैं मोटड़ा। और मोटड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि मोटड़ा किस प्रकार का होता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। आगे की जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हस्तकला से संबंधित वो हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।